गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आप लोग क्लास ज्वाइन करिए और हम लोग जो है अपने इस नेट जेआरएफ के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एडवर्ड एल्बर्ट जो है एडवर्ड एल्बर्ट की बुक पढ़ रहे हैं इस समय, और फिफ्थ चैप्टर पर हम लोग आए हुए हैं जहां पर हमें आज से एलिजाबेथन पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो द एज ऑफ एलिजाबेथ। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे ऑथर्स हमको मिलेंगे और कौन कौन से जो है ऐसे ऑथर्स ड्रामेटिस्ट हैं, पोएट्स हैं, सबको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस समय का क्या था। तो इस चैप्टर में हम उस समय के जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी देखेंगे। तो ये जो पीरियड कवर करता है 1550 से 1630 का जो है एक पीरियड कवर करता है। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ तो 1558 से 1603 तक थी, लेकिन फिर भी हम जो है इस पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं, जो उसमें 50 से लेकर के 30 तक हम लोग टाइम कवर करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि टाइम जो कवर हो रहा है तो उसमें हमारे पास क्या है। तो सबसे पहली चीज क्या थी? सेटलमेंट। इस पीरियड में अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स इसके पहले देखें तो काफ़ी क्योटिक था। इंग्लैंड जो है काफ़ी क्योटिक था, स्पेशली जो है रिलीजन को लेकर के। रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्योस था इंग्लैंड में। तो पहली बार इंग्लैंड में कोई ऐसा शासक आया जिसने क्या किया, लोगों को जो है सेटलमेंट कराया और स्टेट को स्टेबल बनाया, अर्थात स्टेट को स्टेबिलिटी के एक कंडीशन में लेकर के आया। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये क्या थी, एलिजाबेथ बहुत ही बुद्धिमान कह सकते हैं कि एक महारानी थी, जिन्होंने अलग अलग जो है चर्चेज को मानने वाले जो लोग थे उनके बीच में एक समन्वय बना के रखा और इंग्लैंड को इतना स्टेबल बनाया कि सबसे ज़्यादा डेवलप। इसीलिए जो हम लोग कहते हैं ना कि इंग्लैंड का सूर्य कभी नहीं अस्त होता था। तो क्यों क्यों अलग अलग देशों में कोई ना कोई डिस्कवरीज होती रहती थी, कुछ ना कुछ खोजते रहते थे, तो कोई ना कोई जा रहा है, हर जगह इंग्लैंड का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। तो जहाँ भी आज इंग्लैंड में इस समय अंधेरा है, तो लेकिन इंग्लैंड का कब्जा किसी दूसरी कंट्री पे है, वहाँ पर सूर्य है, तो इसका मतलब इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो ये क्यों मिला? क्योंकि एक ऐसा शासक आया जिसने जो रिलीजियस डिस्प्यूट्स थे उनमें एक सेटलमेंट कराया और स्थिरता लाई। दूसरा था, इस एज की कैरेक्टरिस्टिक दूसरी थी एक्सपेंशन। भाई देखिए, जब भी कोई राजा बनता है और बुद्धिमान होता है और धीरे धीरे जनता भी क्या है, बुद्धिमान हो रही है, वो पढ़ना लिखना चाहती है, कुछ डिस्कवरी करना चाहती है। तो डिस्कवरी करना चाह रही है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है इंग्लैंड का, अलग अलग जगह लोग जा रहे हैं और जा करके क्या कर रहे हैं, नई नई जगहों की खोज कर रहे हैं। तो चाहे हम देखें ग्रोथ हो रहा है इंग्लैंड का, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, अर्थात लोग पढ़ लिख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, और चाहे वो जियोग्राफिकल ग्रोथ हो, इनके लोग हर जगह जा रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं। कोई अमेरिका खोज रहा है, कोई इंडिया की खोज कर रहा है, कोई अलग नेशंस की खोज कर रहा है। तो देखिए जियोग्राफिकली जो है वो इंग्लैंड काफ़ी साउंड होता चला जा रहा है। अब नॉलेज जो है, now knowledge was pouring in from the east and new words were opening in the west। अब जब जाने लगे भाई, जैसे सपोज करिए आपका ये घर है, यहाँ तक आप अपनी गली तक लिमिटेड हैं, तो आप केवल इतने लोगों को जान रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ करके आप 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे ही नई नई जब खोजें एक्सप्लोर करना शुरू किया ब्रिटिश लोगों ने, तो नए लोगों के संपर्क में आए, तो वहाँ से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसने क्या किया, पूरे इंग्लैंड को बहुत इनरिच किया, चाहे वो हम लिटरेचर की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिकली बात करें, बहुत ही ज़्यादा उन्हें रिच किया। अब उस समय का ट्रेंड था और उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो कन्वेंस था, वो केवल और केवल समुद्री रास्ते थे। तो समुद्री रास्तों पर जो वेजर्स होते थे वो जाया करते थे और नए नई जगहों की खोज किया करते थे। और इन्हीं खोजों को, इन्हीं जो वॉयजेस गए, जो यात्राएं की लोगों ने, समुद्री यात्राएं, उन्हीं को हैकलिट ने अपने एक क्रिएशन में कंपाइल किया और कंपाइल करके पब्लिश किया। ध्यान रखिएगा। और
उन्होंने ये बताया कि कैसे इन खोजों ने इंग्लैंड के लिए खजाना खोल दिया, अर्थात बहुत सारा ट्रेजर जो है वो इंग्लैंड में ले आए। ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड ट्रेजर ऑफ मनी, मनी का भी ट्रेजर और नॉलेज का भी ट्रेजर वो खोज करके ले आए। कह रहे हैं कि brought home both material and intellectual treasure from beyond the still vexed Bermuthes as Shakespeare called them। तो शेक्सपियर भी अपनी रचनाओं में जो है ये बताते हैं कि कैसे जो है हमारे जो वॉयेजर्स थे इंग्लैंड के, वो अलग अलग जो है पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाते थे और डिस्कवरी करते थे, और कैसे इंग्लैंड को जो है एक रिच कंट्री और एक जो है लिटरेरी रिच एनरिच्ड कंट्री बना रहे थे। तो आइए देखते हैं इस एज का फीचर क्या था। तो कह रहे हैं कि पहली चीज तो ये न्यू क्लासिसिज्म का पीरियड था। न्यू क्लासिसिज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लासिक्स को यहाँ पर फिर से एक प्रकार से अडॉप्ट किया जाने लगा, मॉडल क्लासिक मॉडल को फॉलो किया जाने लगा। ये क्लासिकल पैटर्न पर ही सबसे ज़्यादा लिखा करते थे और इसीलिए इसको न्यू क्लासिसिज्म भी कहा जाता है, कि जो एलिजाबेथन जो पोएट्स थे और ख़ास करके रेनेसा से उत्पन्न हुए जो लोग थे, वो लोग स्पेशली जो है क्लासिकल जो लिटरेचर था उसको फॉलो किया करते थे। By the time of Elizabeth Renaissance, it was called had made itself strongly felt in England। एलिजाबेथन के टाइम तक तो रेनेसा एकदम फुल फ्लेज में आ चुका था इंग्लैंड में। इन पर्टिकुलरली देयर वाज एन आर्डर्ड रिवाइवल इन द स्टडी ऑफ ग्रीक। और जब रेनेसा आया तो लोग जब पढ़ने लिखने लगे तो उनको लगा कि भैया ग्रीक को पढ़ो, रोमन को पढ़ो, तो सबसे पहले क्लासिकल को पढ़ना शुरू किया। जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ता है, तो इन्होंने ग्रीक को पढ़ना शुरू किया, which brought a dazzling light into many dark places of the intellect। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है जो कम इंटेलेक्चुअल थे, उनके दिमाग में अंधेरा था, वहाँ पर लाइट जल गई। उनको ह्यूमैनिटी की, उनको लिटरेचर की, उनको सोसाइटी की बहुत सारी नॉलेज जो है उन रचनाओं से मिली और उनको उन्होंने अडॉप्ट किया और इसी लर्निंग को इन लोगों ने आगे बढ़ाया। इन ऑल ब्रांचेज ऑफ लिटरेचर ग्रीक एंड लैटिन यूजेस बिगैन टू फोर्स देमसेल्फ अपॉन इंग्लिश। और इतना ज़्यादा जो ग्रीक और लैटिन यूज होने लगा कि इंग्लिश भी लोग कम यूज करते थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लिटरेचर जो है ये ग्रीक और रोमन का पढ़ते थे और पढ़ करके उन्हीं को खास करके लिखा करते थे, ट्रांसलेट किया करते थे। तो ये तीसरा है अबंडेंस ऑफ आउटपुट। अच्छा, ये भी है कि जब आप जितना मटेरियल डालेंगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो जितना खोजें रिसर्चेज हो रही थी और जितना लोग पढ़ रहे थे क्लासिकल लिटरेचर को, जितना इनपुट डालेंगे तो उसी हिसाब से आउटपुट भी बाहर आता है। तो आउटपुट भी काफ़ी अबंडेंस में आया, क्योंकि ग्रीक को रिवाइव कर रहे हैं ये लोग, जो क्लासिकल लिटरेचर है उसको रिवाइव कर रहे हैं। तो इस एज में आप देखेंगे तो खूब आउटपुट मिलता है लिटरेरी फील्ड में। नेक्स्ट हम देखें तो न्यू रोमांटिसिज्म। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देखें तो हम इस एज को न्यू रोमांटिसिज्म एज करते हैं। और हालांकि जो रोमांटिक एज है वो, अगर रोमांटिक एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है रोमांटिक एलिमेंट्स वो एलिजाबेथन पोएट्री में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि द रोमांटिक क्वेस्ट इज फॉर द रिमोट, द वंडरफुल एंड द ब्यूटीफुल। अब सबके अंदर क्या था, कुछ रोमांटिक थ्रिलिंग खोजने की क्षमता थी, खोजने की चाहत थी, क्षमता के बजाय कहें हर कोई नया थ्रिलिंग कुछ रोमांटिक करना चाहता। रोमांटिक का मतलब नॉट ओनली रोमांस बिटवीन द गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड और लवर एंड बिलव। रोमांटिक मतलब टू फाइंड समथिंग थ्रिलिंग, कुछ थ्रिलिंग पाना जो है वो रोमांटिक कहलाता है। तो ऐसा कुछ करने की बहुत सारे वॉयजेस जो है ये समुद्री यात्राएं करते थे, एडवेंचर्स किया करते थे। तो ये कहते हैं कि पूरा रोमांटिक, नया रोमांटिक एज था जिसने पूरे इंग्लैंड की सोसाइटी पर, खास करके स्पेशली जो एलिजाबेथन यूथ थे उनके ऊपर अपना होल्ड कर लिया था। ड्रामा के क्षेत्र में देखें तो कल भी हमने आपको बताया था कि ड्रामा अब काफ़ी शुरुआत हो गई थी। गारबोडक जो है पब्लिश हुआ, गारबोडक के बाद और भी जो हमारी राल्फ रास्टर कॉमेडी है वो पब्लिश हुई, गैमर गटन्स निडल पब्लिश हुई। और फिर इसी समय जो है 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं थिएटर में घटती हैं जो आप नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे कि थिएटर्स जो है इंग्लैंड में स्थापित हुए। हालांकि बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। इस समय शेक्सपियर बेचारे भी माना जाता है
कि शेक्सपियर ने प्ले लिखना शुरू किया, लेकिन उसी समय 90 से 93 के बीच में थिएटर्स बंद हो गए। थिएटर्स बंद हो गए, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था एक्टर्स के बीच में, आपस में डिस्टरबेंस की वजह से थिएटर बंद हो गए। अब थिएटर बंद हो गए तो माना जाता है शेक्सपियर को तो बैठने की आदत थी नहीं। अब थिएटर्स बंद हो गया तो ये लिख रहे थे, क्या लिखा, अपनी नरेटिव पोएम्स वगैरह इसी पीरियड में लिखी है उन्होंने। तो one occasion between 19 and 93 the theaters were closed owing to the disturbance caused by the actors in 1594। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, लाइसेंसिंग आया ऑफ 2 ट्रूप्स ऑफ प्लेयर्स। 2 प्लेयर्स के ग्रुप थे, ट्रूप्स थे, उनके बीच में एक लाइसेंस आया, एक प्रॉब्लम सॉल्व की गई, लाइसेंस लाया गया, क्या समझौता हुआ। एक थिएटर था द लॉर्ड चैम्बरलेन, याद कर लीजिएगा, यही लॉर्ड चैम्बरलेन है जिसमें शेक्सपियर रहते थे, लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर। एंड दूसरा था लॉर्ड एडमिरल। अब लास्ट में क्या हुआ, जब झगड़ा हुआ था 3 साल प्ले वगैरह स्टेज वगैरह चल नहीं पाए, तो दोनों ने आपस में समझौता किया और दोनों थिएटर फिर चल पड़े, फिर ड्रामा खूब लिखा जाने लगा। और शुरुआत में अगर हम ड्रामा में देखें तो और भी कुछ कंट्रोवर्सी थी, जैसे पैरल्स ऑफ द टाइम, फॉर एग्जांपल इन द बर्निंग मार्पिलेट कंट्रोवर्सी। एक ये बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, नेट में एक बार आया भी है। ये कंट्रोवर्सी किस एज में आती है, तो ये कंट्रोवर्सी जो है ये एलिजाबेथन एज में आती है, थिएटर को लेकर के आती है। क्या है कि जो लड़ाई होती है तो लड़ाई में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को लेकर के ये कंट्रोवर्सी थी, तो इसने भी थिएटर को बहुत डिस्टर्ब किया। और फाइनली जो है थिएटर देखें, इसी वजह से जो मार्पिलेट कंट्रोवर्सी थी 1589 में जो है ये थिएटर एक बार और क्लोज हुआ था, तो 89 में फिर 90 से 93 तक तो पूरा क्लोज ही था। तो ये सब क्लोज होने की वजह से क्या था कि जो प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन्स जो थे उनके पास काफ़ी अच्छा खासा मौका था कि वो राइज करें, क्योंकि प्यूरिटन्स तो ऑलरेडी जो है डांसिंग, सिंगिंग और थिएटर इन सब के खिलाफ थे, तो इनका राइज खूब काफ़ी तेजी से चल भी रहा था। और ये अपोज भी करते थे, क्योंकि ये जो प्यूरिटन्स मानते हैं कि ये सब जो है वो अगेंस्ट द रिलीजन है, धर्म के खिलाफ है, इसलिए ये इसका अपोज किया करते थे। तो भाई इसलिए हो सकता है लड़ाई झगड़ा और होता रहा हो। हालांकि इस समय जो सबसे फेमस बुक आई वो ड्रामेटिक बुक जो है हमारी थी स्टीफन गॉसन की, एकदम स्कूल ऑफ अब्यूज, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। ये वही स्कूल ऑफ अब्यूजेस है जिसकी रिप्लाई दी थी फिलिप सिडनी ने, और फिलिप सिडनी ने क्या लिखा था, अपॉलजी फॉर पोएट्री। फिलिप सिडनी ने लिखा था एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, ये किसके रिप्लाई में था, इन रिप्लाई टू स्टीफन गॉसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज। तो याद रखेंगे फिलिप सिडनी ने स्कूल ऑफ अब्यूज स्टीफन गॉसन के रिप्लाई में क्या लिखा था, अपॉलजी फॉर पोएट्री। तो 79 में इनकी गॉसन की आई थी और 80 में आई थी किसकी, जो है सिडनी की। गॉसन ने जिसमें खूब क्रिटिसाइज किया था किसको, ड्रामा को खूब क्रिटिसाइज किया था, पोएट्री को, और बाद में चल के जो है हमारे जो सिडनी साहब हैं उसी को डिफेंड करते हैं, अर्थात जो गॉसन ने चार्जेस लगाए थे उन्हीं चार्जेस को डिफेंड करते हैं। फिर हमारा जो अगला आता है, इन स्पाइट ऑफ सच अर्ली डिफिकल्टीज द ड्रामा रीच द स्प्लेंडेड कंज्यूमेशन ऑफ शेक्सपियर्स आर्ट। हालांकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने के बाद भी ये एज ड्रामा के लिए सबसे बेहतर एज था, इससे ज़्यादा ड्रामा और किसी एज में डेवलप नहीं हुआ। पोएट्री की बात करें तो यहाँ पर पोएट्री भी लिखी जा रही थी, ओरिजिनल ब्यूटी की पोएट्री लिखी जाती थी, और ख़ास करके जो है पेस्टोरल पोएट्री पे भी ज़्यादा ध्यान था, और रोमांटिक पोएट्री भी लिखी जा रही थी, पैशंस को प्लेस दिया जाता था। प्रोज की बात करें तो प्रोज उतना डेवलप नहीं होता है, फिर भी जो है फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोज राइजेस टू अ पोजीशन ऑफ फर्स्ट रेट इंपॉर्टेंस। हालांकि प्रोज उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन पिछले एज के कंपैरिजन में देखें तो इससे ज़्यादा प्रोज का ग्रोथ नहीं हुआ इसके पहले कभी, तो प्रोज को भी काफ़ी जगह मिलने लगी। फ्रांसिस बेकन जैसे राइटर जो है इन लोगों ने प्रोज को बहुत वरीयता दी, जिससे प्रोज काफ़ी पॉपुलर हुआ। स्कॉटिश लिटरेचर में हम देखें तो बहुत सारे राइटर्स जो थे वो अब धीरे धीरे लिखना बंद कर दिए, तो स्कॉटिश लिटरेचर कुछ मात्रा में ही
लिखा गया, लेकिन जो लिखा गया काफी साउंड लिटरेचर हमें मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट लिटरेचर मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ के पोएट्स के बारे में। तो हमारे पोएट्स में सबसे पहले आते हैं एडमंड स्पेंसर। तो हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर सिर्फ अंडरलाइन कराते जाएंगे। ये 1552 से 99 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने माना जाता है कि इनके सोनेट का एक पैसेज है जहां से ये हमें पता चलता है कि इनका जन्म 1552 में हुआ था। और एक दूसरा पैसेज है इनके प्रोथैल्मियम का, प्रोथैल्मियन इनकी एक पोयम है, वहां से दूसरा पैसेज जो मिला है वहां से हमें ये पता चलता है कि इनका जन्म लंदन में हुआ था। तो इनकी रचनाओं से ही हमें इनके बारे में पता चलता है कि 1552 में इनका जन्म हुआ था और लंदन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता उता के माता के बारे में, पेरेंटेज के बारे में हम लोगों को पता नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि ये जो स्पेंसर फैमिली थी, एक रॉयल फैमिली कह सकते हैं, रिच फैमिली थी, वहां से ये बिलोंग करते थे, उसके करीबी थे, रिश्तेदार थे। लेकिन अब ये कौन थे फिलहाल कोई नहीं जानता। इनकी पढ़ाई की बात करें तो मर्चेंट टेलर्स स्कूल में इनकी पढ़ाई की गई थी, जिसकी अभी अभी हाल फिलहाल में 1560 में स्थापना हुई थी। वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद कैम्ब्रिज गए। कैम्ब्रिज 1576 में इन्होंने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर जो है ये इंग्लैंड, नॉर्थ इंग्लैंड में आकर के सेटल्ड हो गए। वहां पर इन्होंने लंदन आए और लंदन में आने के बाद इनकी मुलाकात हुई किससे? सर फिलिप सिडनी से। सर फिलिप सिडनी और इनके एक अंकल थे अर्ल ऑफ लाइसेस्टर, इन दोनों से मुलाकात हुई और सिडनी ने क्या किया? इनको पैट्रनाइज कर लिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है, पैट्रनाइज स्पेंसर इंट्रोड्यूसिंग हिम टू द क्वीन। और सिडनी ने इनको किससे मिलवाया? महारानी एलिजाबेथ से मिलवाया। ध्यान रखिएगा, सिडनी थे जिन्होंने स्पेंसर को एलिजाबेथ से मिलवाया, क्योंकि एलिजाबेथ के बहुत करीबी थे सिडनी। एंड इनकरेजिंग हिम इन हिज इमिटेशन ऑफ द क्लासिकल मीटर्स। और इनको सिडनी ने बहुत प्रमोट किया कि यार अपना क्लासिकल मीटर में जो लिखते हो सब लिखो, हम तुम्हें जो भी पैसा वगैरह देना होगा सब देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। और इन्हीं सिडनी की मदद से, याद रखिएगा, 1580 में इन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया। किसका? लॉर्ड ग्रे डी विल्टन का सेक्रेटरी बना दिया गया। तो सिडनी की इनके ऊपर बड़ी कृपा थी। हालांकि जैसे ही ये बने थे इसके तुरंत ही बाद इनको आयरलैंड भेज दिया गया। आयरलैंड में ये लॉर्ड डिप्यूटी बन करके गए। वहां पर इनको एक अपना घर भी मिला और उस घर का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा है, किलकोलमैन कासल। बहुत बार पूछा है, जो लिमरिक के बगल में था। लिमरिक एक जगह है, एक पोएट्री भी होती है लिमरिक, हम बताएंगे आपको जो है। तो किलकोलमैन कासल ये वही कासल है जो 3000 एकर्स में फैला हुआ था। पूरा 3000 एकड़ में ये पूरा इनका स्टेट फैला हुआ था, वहां पर ये रहते थे। हालांकि 2 साल बाद इनका मन वहां नहीं लगा और इनको अपनी पोएट्री वगैरह लिखनी थी। ये लंदन वापस आए और आने के बाद जो है ही रिटर्न यहाँ पे लंदन आए। फिर लंदन से फिर आयरलैंड ये गए और वहां पर एक आयरिश वुमेन, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड की इनकी पत्नी थी, उससे इन्होंने शादी कर ली। फिर लंदन वापस आए 95 में और इन्होंने अपना वर्क शुरू किया। माना जाता है कि इनकी जो इंस्टॉलमेंट में फेरी क्वीन आई है तो ये आयरलैंड से आते थे और इसको पब्लिश किया करते थे। तो इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स उस दौरान लिखे। उसी समय एक घटना हुई, जो आयरिश जो है रेबेलियंस थे, उन्होंने रेबेलियंस ने इनके घर पर वहाँ पूरे क्षेत्र में अटैक किया था, क्योंकि आयरिश लोग अपनी लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे। तो उन्होंने अटैक किया और इनके घर को भी आग लगा दिया 1598 में, ध्यान रखेंगे। और ये जब आग लगा तो माना जाता है इनकी बहुत सारी रचनाएं उसमें जल गई। इसीलिए इनका फेरी क्वीन जो है वो 12 बुक में लिखना जाना था, ये कंप्लीट नहीं हो पाई, केवल 6 बुक में ही हमें मिलती है। ये ध्यान रखेंगे। माना जाता है कि इनका कैसे भी करके अपने बीवी बच्चे लेकर के भाग गए, और नहीं तो ये भी वहीं जलकर क्या हो जाते? राख हो जाते। और ये भी कहीं कहीं मिलता है कि एक बच्चा तो इनका बेचारा उस आग में जल भी गया था। वन ऑफ हिज चिल्ड्रन पेरिश्ड इन द फायर। उसके बाद बेचारे अब घर और सब जल गया, वापस आ गए लंदन। यहाँ पर आए अगले साल जो है और मर गए, इनकी डेथ हो गई। इसीलिए इनके बारे में क्या कहा है कि स्पेंसर डाइड, जॉनसन ने कहा है, फॉर लैक ऑफ ब्रेड। ध्यान रखिए, बहुत फेमस है, एक बार नहीं
कम से कम टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में तो हमें लगता है 10-20 बार तो पूछा ही होगा कि हु सेड स्पेंसर दैट ही डाइड फॉर लैक ऑफ ब्रेड। तो बेन जॉनसन याद रखेंगे, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था अबाउट हुम इट इज सेड, किसके बारे में ये कहा जाता है कि ही डाइड फॉर लैक ऑफ ब्रेड, तो स्पेंसर। ध्यान रखेंगे, माना जाता है कि रोटी की कमी, भोजन की कमी अर्थात गरीबी में इनका देहांत हो गया। लास्ट में बेचारे बहुत गरीब होकर के मरे थे। इनकी माइनर पोएम्स देख लेते हैं। तो माइनर पोएम्स में इनकी पहली इंपॉर्टेंट जो पोएम है वो है द शेफर्ड्स कैलेंडर, बहुत ही फेमस है। इसमें पूरे 12 महीने जो होते हैं उसका पूरा जिक्र किया है इन्होंने, हर एक महीने को पूरा समझाया है। और इसमें हर महीने के लिए एक इक्लॉग्स लिखा है। तो इसमें टोटल कितने इक्लॉग्स हैं? 12। साल भर में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। हर एक महीने के लिए इन्होंने क्या लिखा है? एक इक्लॉग लिखा है। तो टोटल कितने इक्लॉग हो गए? 12 इक्लॉग हो गए, 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। और हर एक इक्लॉग जो है, हर इक्लॉग जो है वो क्या है? वो कॉमन बहुत सारी चीजों में है, डायलॉग फॉर्म में कॉमन है, पेस्टोरल कैरेक्टर्स उसमें दिखाई देते हैं। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो पूछता है, जैसे कडी है, ये कैरेक्टर बहुत फेमस है, इस पर आगे भी इन्होंने एक पोयम लिखा है। ये कैरेक्टर कॉलिन क्लाउट बहुत फेमस कैरेक्टर है, नाम याद रखेंगे। कॉलिन क्लाउट नाम आप भूल ही नहीं सकते। कडी आप याद रखिए, पेरिगॉट भी याद रखिए, ये सब याद रखिए, लेकिन कॉलिन क्लाउट आप मत भूलिएगा। इनकी स्टाइल की बात करें तो प्राचीन जो आर्केइक स्टाइल इनकी थी, अर्थात जो ओल्ड वर्ड थे उनको यूज किया करते थे, प्राचीन शब्दों का प्रयोग किया करते थे। दूसरा, करेक्टर इनके रस्टिक होते थे, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से करेक्टर उठा करके अपनी पोएट्री में दिखाते थे। और स्पेंसर ने जो डायलेक्ट यूज करी वो थी मिडलैंड एंड नॉर्थ। तो याद रखेंगे, मिडलैंड और नॉर्थ की जो अलिटरेटिव डायलेक्ट है उसी को इन्होंने अपने शेफर्ड्स कैलेंडर में यूज किया है। इतना आप शेफर्ड्स कैलेंडर के बारे में याद रखेंगे कि शेफर्ड्स कैलेंडर जो है इनकी माइनर पोएम्स में आती है, और ये पोएम्स 12 इक्लॉग्स में लिखी गई है। और 12 इक्लॉग्स साल के 12 महीने को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मिडलैंड और नॉर्थ डायलेक्ट में लिखी गई है। इसमें रस्टिक कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाया है कुछ फेमस कैरेक्टर्स में, जैसे कडी है, कॉलिन क्लाउट है और पेरिगॉट है, ये सब फेमस कैरेक्टर्स हैं। दूसरी इनकी बुक की अगर हम बात करें तो इनकी है जिसमें मिसलेनियस पोएम्स है, जिसमें रूइंस ऑफ टाइम है और टीयर्स ऑफ द म्यूजेस है। और ये बहुत ही फेमस पोएम है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, मदर हवर्ड्स टेल। और एक इनकी पोएम है द रूइंस ऑफ रोम। तो ये पोएम आप जरूर मेरे हिसाब से याद रखेंगे। और अब जब सबसे इंपॉर्टेंट आपको इनकी अभी हम बुक आपको बताने जा रहे हैं, अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट आप बुक पढ़ेंगे वो इनकी है 1595 में। भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे जैसे दिमाग में बैठा लीजिए। 88 पेट्रार्कन सॉनेट, 88 पेट्रार्कन मॉडल पर सॉनेट इन्होंने लिखा और उसको एक सीरीज में पब्लिश किया, पेट्रार्कन सॉनेट को, जिसको नाम क्या दिया? जिसको नाम दिया एमोरटी। एमरोटी भी बोलते हैं। तो ये एमरोटी याद कर लीजिए, ये एमरोटी आप भूलिएगा नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी सॉनेट्स आर देयर इन एमरोटी, तो 88 सॉनेट्स। और किस पैटर्न पर लिखा है? तो ही फॉलोड द पेट्रार्कन पैटर्न ऑफ सॉनेट। पेट्रार्कन पैटर्न सॉनेट को इन्होंने फॉलो किया है। ये आप जरूर याद रखेंगे। यू कैन नॉट स्किप ऑल दीज फैक्ट्स अबाउट स्पेंसर। स्पेंसर के बारे में ये सारे फैक्ट आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने अपने प्रेम को जो है सेलिब्रेट करने के लिए एक पोयम लिखी जिसका नाम था इपीथैलमियन। अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई। इनकी शादी वादी हुई तो अपना जो है प्रेमिका, अपनी पत्नी के लिए इन्होंने इपीथैलमियन मैरिज सॉन्ग था ये लिखा। और उसके बाद इन्होंने एक पोयम लिखी कॉलिन क्लाउड्स कम अगेन होम अगेन, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। ये अभी कॉलिन क्लाउड इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि याद रखिएगा। कॉलिन क्लाउड एक कैरेक्टर है और एक इनकी पोयम का नाम है कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। उसके बाद इनकी एक और पोयम है जो इसमें 4 हाइम्स इन्होंने लिखा था, ये काफी फेमस है 4 हाइम्स।
और प्रोथैल्मियम। तो प्रोथैल्मियम और इपिथैल्मियम ये सिस्टर पोएम्स कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा, ये ट्विन पोएम्स हैं, सिस्टर पोएम्स हैं, इपिथैल्मियम और प्रोथैल्मियम। ठीक है, चलिए अब इनकी शॉर्टर पोएम्स की बात करें तो शॉर्टर पोएम्स मदर हबार्ट स्टिल आप पढ़ ही लिए, तो ये इतना आप याद कर लीजिएगा, इतना बहुत है। हम अब बात करेंगे इनकी जो है प्रोज की। तो स्पेंसर के प्रोज में देखें तो कुछ भी नहीं है। ये जब इंग्लैंड आयरलैंड में रहते थे तो वहां से ये लेटर लिख करके एक डायरी बना करके भेजा करते थे, उसका नाम था व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। यहाँ पर जो है महारानी को पूरा ब्यौरा देते थे कि इस समय इंग्लैंड आयरलैंड में क्या हालात हैं, तो वही प्रोज में है, बाकी सब इन्होंने पोएट्री लिखा हुआ है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब इनकी आ जाइए जो मैग्नम ओपस बुक है जिसका नाम है द फेरी क्वीन। तो आइए फेरी क्वीन के बारे में देखते हैं। इनकी फेरी क्वीन एपिक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके कंपोजिशन की डेट ऑफ कंपोजिशन की बात करें तो द वर्क अपीयर्ड इन इंस्टॉलमेंट। तो पहला ये है, आपको मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फेरी क्वीन। अब चलिए देखिए, तो पहला हमने पहला पॉइंट लिख दिया। पहला पॉइंट क्या है, ये इंस्टॉलमेंट में लिखी गई थी, तो पहला हमने पॉइंट लिख दिया अपीयर्ड इन इंस्टॉलमेंट, अपीयर्ड इन इंस्टॉलमेंट। चलिए एक पॉइंट हो गया। फिर कह रहे हैं इन 1589 स्पेंसर क्रॉस टू लंदन एंड पब्लिश द फर्स्ट 3 बुक्स। तो पहली इनकी 3 बुक कब पब्लिश हुई थी? फर्स्ट थ्री बुक्स पब्लिश्ड इन 1589, 1589 में पहली 3 बुक हुई। और तीसरा पॉइंट हो गया द सेकंड 3, उसके बाद अगली 3 बुक पब्लिश हुई, नेक्स्ट 3 बुक्स कब पब्लिश हुई? 1596 में। एंड आफ्टर हिज डेथ 2 कैंटोज एंड 2 ऑड्स स्टैंजा ऑफ बुक 7th अपीयर। उसके बाद इन बुक सेवंथ देयर आर 2 कैंटोज एंड 2 ऑड स्टैंजाज, 2 ऑड स्टैंजाज। अब ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि इट वॉज रिपोर्टेड दैट मोर ऑफ द वर्क पेरिस्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट ड्यूरिंग द फायर एट किलकोलमैन, बट दिस इज नॉट सर्टेन। और ये माना जाता है कि जो इनका किलकोलमैन कासल में जब आग लगी थी इनके घर में, तो वहां पर इसकी बहुत सारी कॉपी जो है वो जल गई। हाँ, तो एक आपको ये लेकिन सर्टेन नहीं है। उसके बाद आपको एक पॉइंट कोई दे देगा कि फेरी क्वीन कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, इसमें टोटल 12 बुक हैं, ठीक है। फिर आपको दे देगा बुक 7th इज इनकम्प्लीट। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है आप बताइए, या कौन सा गलत है, नॉट ट्रू। तो आपको इन ऑप्शन में दे देगा, पहला ये ऑप्शन देगा 1 2 3 4, दूसरा दे देगा 4 5 6 2, तीसरा दे देगा आपको जो है 5, और कोई ऑप्शन गलत जोड़ देगा, मान लीजिए 9, चौथा दे देगा आपको। अब सारे फैक्ट आपको अगर पता रहेंगे, आप याद आप करेंगे अपने दिमाग में कि हाँ सर ने ये बताया था कि जो फेरी क्वीन है ये इंस्टॉलमेंट में आई थी, मतलब पार्ट में पब्लिश हुई थी। हो सकता है इंस्टॉलमेंट की जगह पार्ट दे दे, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने तो इंस्टॉलमेंट बताया था, ये पार्ट आ गया कैसे। दूसरा, पहली बार 3 बुक पब्लिश हुई, और वो कब पब्लिश हुई? 1589 में, ये भी बिल्कुल सही है।
अगली 3 बुक 1596 में पब्लिश हुई, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बुक 7th में इनके क्या है, 2 कैंटोज हैं और 2 एडिशनल स्टैंजाज हैं, ये भी बात सही है। उसके बाद फेरी क्वीन में 12 बुक हैं, ये गलत है हमारा। बुक 7th जो है इनकम्प्लीट है, ये भी हमारा सही है, ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट नहीं है, बुक 7th इज इनकम्प्लीट, ये भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन ये सब सही हो गए, गलत हमारा ये हो गया। तो जब आप पूरा फैक्ट जानते रहेंगे तभी आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी हम इनके जब करेक्टर्स पढ़ेंगे ना तब आपको और मजा आने वाला है, और इनको याद करने में तो आप समझ लीजिए पसीने छूटेंगे। तैयार हो जाइए, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लॉट। इसका प्लॉट क्या है? तो प्लॉट का कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा ऑब्स्क्योर है, एलिगोरिकल डिवाइस में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, एलेगरी फॉर्म में ये लिखा गया है, स्पेंसर ने खुद कहा है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट यहां पर दिया है, कोल्डली इनरैप्ड इन एलिगोरिकल डिवाइसेस एज स्पेंसर हिमसेल्फ सेज, हिमसेल्फ खुद ही कहा है इन्होंने, दैट ही वाज कंपेल्ड टू राइट अ प्रीफेस इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर टू हिज फ्रेंड सर वॉल्टर रिले एक्सप्लेनिंग द स्कीम अंडरलाइंग द होल। तो ध्यान रखिएगा, एक लेटर इन्होंने अपने, इनके मित्र थे वॉल्टर रिले, इनको लिखा था इन्होंने, जो कि इसका प्रीफेस है, ध्यान रखिएगा, प्रीफेस इन्होंने लेटर फॉर्म में लिखा है, किसको? इनके मित्र थे वॉल्टर रेले, जहां पर इन्होंने पूरा बताया कि मैं फेरी क्वीन को कैसे कैसे लिखूंगा, कितनी बुक में लिखूंगा। तो वहां पर ये बताते हैं कि देयर वर टू बी 12 बुक्स, प्रीफेस लिखा, प्रीफेस में इन्होंने बताया कि मेरे मित्र मैं इसमें टोटल 12 बुक लिखने वाला था, ठीक है, ईच बुक टू डील विद द एडवेंचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नाइट, हर एक बुक में, जैसे पहली बुक होगी इसमें कोई एक योद्धा होगा उसकी कहानी होगी, दूसरी होगी उसमें कोई एक योद्धा होगा उसकी कहानी होगी, कह रहे हैं हर एक बुक में 12 बुक में 12 योद्धाओं की कहानी थी। हु वाज टू रिप्रेजेंट सम वर्चू, और हर एक योद्धा एक वर्चू को रिप्रेजेंट करता, वर्चू मतलब जैसे कोई लव को रिप्रेजेंट करता, कोई जो है मान लीजिए अफेक्शन को रिप्रेजेंट करता, कोई जो है मान लीजिए आपको जो है केयर को रिप्रेजेंट करता, कोई शेयर को रिप्रेजेंट करता, इस प्रकार से एक वर्च्यू जो है रिप्रेजेंट करता, ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन हुआ क्या, एज वी हैव द पोएम द फर्स्ट बुक डील्स विद द नाइट ऑफ द रेड क्रॉस, और आज ध्यान रखिएगा, आप यहां नोट करते जाइए, मैं आपको नोट करा रहा हूं, पहली इनकी जो बुक है फर्स्ट बुक में कौन सा करेक्टर आता है, कौन सा हीरो है, तो ध्यान रखेगा फर्स्ट बुक में जो कहानी है वो किसकी है, तो रेड क्रॉस नाइट की, किसकी है, रेड क्रॉस नाइट, ध्यान रखेंगे, रेड क्रॉस नाइट, पहली कहानी रेड क्रॉस नाइट की है। और ये कौन सा वर्चू रिप्रेजेंट करता है, तो ये वर्चू रिप्रेजेंट करता है हॉलीनेस, कौन सी वर्चू, हॉलीनेस, पवित्रता को ये प्रेजेंट करता है। दूसरी बुक इनकी है, सेकंड बुक जो है, सेकंड बुक किसको रिप्रेजेंट करती है, तो सेकंड बुक रिप्रेजेंट करती है टेम्परेंस को, किसको, टेम्परेंस को। ये पूरा क्रम याद होना चाहिए, मैच कराने के लिए एग्जाम में आता है, आपको उल्टा दे देगा, पहली बुक हॉलीनेस, दूसरी बुक टेम्परेंस, तीसरी बुक थर्ड बुक बताइए फटाफट, चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ बुक फ्रेंडशिप को, फिफ्थ बुक बताइए, खोज के फटाफट बताइए, पांचवी बुक में क्या है, तो पता है, कमेंट करिए, पांचवा क्या है, फटाफट बताइए भाई। आप लोग इसमें से कोई ऐसा नहीं जिसने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा भी पढ़ा हो, अब तक तो आप गूगल भी कर सकते थे। तो और जो इनकी फिफ्थ और सिक्स्थ बुक है वो किसको किसको दिखाती हैं, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट फास्ट, चलिए आप लोग आंसर खोजते रहिए। चलिए फिलहाल आप देखिए, तो कह रहे हैं कि हर एक 12 करेक्टर है, अभी मैं आंसर दे दूंगा आपको, 12 करेक्टर हैं,
12 के 12 जो नाइट थे 12 के 12 के लिए लिखा जाना था, लेकिन 6 तक इन्होंने लिखा और 7वीं इनकम्प्लीट ही रह गई। 7वीं इन्होंने क्या किया, 7वीं कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो ये प्रीफेस में इन्होंने लिखा है, और ये प्रीफेस किसको लिखा, इनके फ्रेंड थे सर वॉल्टर रेले, ध्यान रखिएगा उनको लिखा है इन्होंने। अब ये एलेगरिकल फॉर्म में लिखी गई थी। एलेगरी हम पीछे भी आपको पढ़ा चुके हैं, वीडियोस जाके आप देख लेंगे। तो वहां पे क्या है कि 12 पार्ट में इसको लिखा जाना था, 12 वर्चूज को दिखाना था। तो वर्चूज को दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम एलेगरी का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एलेगरी जो है वो बेस्ट मीडियम होती है वर्चूज को, आइडियाज को रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें जो है आर्थरियन रोमांस, जो क्लासिकल रोमांस है, उसको इन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पर क्या क्या वर्चूज हैं देख लीजिए, कौन कौन उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक कैरेक्टर अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूना है तो ट्रुथ को दिखाती है, गायान है टेम्परेंस को दिखाता है, डुइसा है ये धोखाधड़ी डिसीट को दिखाती है, आर्गोगिलियो है ये प्राइड को दिखाता है। उसके बाद लास्टली देयर इज स्ट्रांगली एलिजाबेथ जो है वो एज करेक्टर यहां पर रिप्रेजेंट होती है। माना जाता है एलिजाबेथ की चापलूसी करने के लिए इन्होंने एलिजाबेथ को किस करेक्टर के रूप में दिखाया है, बताइए, कोई बताए किस करेक्टर के रूप में दिखाया है, ग्लोरियाना। इन्होंने एलिजाबेथ को क्या दिखाया है, ग्लोरियाना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और डुएसा कौन है, मेरी क्वीन, ये वही हैं मेरी क्वीन जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जिंदा जलवा दिया था, ये वही मेरी क्वीन है। तो एलिजाबेथ ग्लोरियाना हो गई, और डुइसा जो करेक्टर है वो किसके लिए आया है, मेरी क्वीन के लिए। यही तो एलेगरी होती है, यही तो एलेगरी होती है कि करेक्टर जो है वो कोई भी करेक्टर होता है, कोई भी आइडियाज होता है, वो दिखाता किसी और को है और रिप्रेजेंट किसी और को करता है। उसके बाद एक करेक्टर है आर्कमिगो, ये है पोप, उस समय के जो पोप थे वो हैं। आर्टिकल है, आर्टिकल जो है ये जस्टिस का वो है, हाँ, उस समय के जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था लॉर्ड ग्रे। तो ये सब आप पूरा याद रखेंगे कि पोप को किस करेक्टर के रूप में दिखाया गया है, तो पोप का आर्किमेगो के रूप में दिखाया गया है। और उसके बाद आर्टिकल किस करेक्टर का वो है, तो आर्टिकल जो है ये हमारे जज साहब हैं, लॉर्ड ग्रे साहब, जस्टिस लॉर्ड ग्रे। तो ऐसे ही इन्होंने सारा पूरा का पूरा जो है एलेगरिकल जितने भी करेक्टर हैं उनको तैयार किया था, और पूरा 12 बुक में लिखने का पूरी इनकी प्लानिंग थी। हालांकि पूरा ये कंप्लीट नहीं कर पाए। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, समटाइम्स जो है कह रहे हैं कि एलिजाबेथ जो हैं, इसमें इनकी यहां पर दिया है कि एलिजाबेथ हु इज ग्रॉसली एंड सेमलेसली फ्लैटर्ड इन द पोएम, इनकी चापलूसी बहुत करी इन्होंने। समटाइम्स ग्लोरियाना, कभी एलिजाबेथ को ग्लोरियाना के रूप में दिखाया है, कभी एलिजाबेथ को बेल्फीबे के रूप में दिखाया है, ब्रिटोमार्ट के रूप में दिखाया है, और मर्सीला के रूप में। तो ध्यान रखिएगा ये सारे नाम एलिजाबेथ के लिए आए हैं। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा है, आपको इसमें दे देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग नेम डज नॉट स्टैंड फॉर एलिजाबेथ इन स्पेंसर्स फेयरी क्वीन, आपको एक अलग दे देगा और 3 इसमें से उठाकर दे देगा। तो याद रखिएगा ग्लोरियाना वर्ड भी माना जाता है कि एलिजाबेथ के लिए आया है, बेल्फीबे भी आया है, ब्रिटोमार्ट और मर्सीला भी इन्हीं के लिए आया है। ये आप नोट कर लेंगे। अब इनकी हम स्टाइल देख लेते हैं। तो स्टाइल इनकी वही प्राचीन जो है ओल्ड इनकी राइटिंग स्टाइल थी, प्राचीन शब्दों का बहुत उपयोग करते थे। फिलहाल इनकी स्टाइल में बहुत कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, जिन इनसे जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका नाम आप नोट कीजिए। तो इसमें मिल्टन इनको फॉलो करते थे, कीट्स भी इनको अडॉप्ट किया है कीट्स ने, और टेनिसन भी इनके फॉलोवर है इनके स्टाइल के। तो ध्यान रखिएगा इनके स्टाइल के ये जो है आपके मिल्टन, कीट्स और टेनिसन जैसे लोग क्या हैं, इनके फॉलोवर हैं। अब टेक्निक की बात करें
तो ध्यान रखिए, बेन जॉनसन ने एक बहुत बढ़िया कमेंट किया है इनकी आर्केइक डिक्शन पर, कि ये अब प्राचीन शब्दों को इतना ज़्यादा लिख देते थे कि कोई समझ ही नहीं पाए। तो एक बार बेन जॉनसन, समझ सकते हैं, उनको गुस्सा लग गई और उन्होंने गुस्सा लगने पे कहा कि ही रीड नो लैंग्वेज, कि कोई लैंग्वेज लिखता ही नहीं था, बकवास बिल्कुल, क्या लिखता था समझ में नहीं आया। तो कहा कि ही रीड नो लैंग्वेज बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है, एक बार नहीं 50 बार पूछा है, किसने कहा है, किसके बारे में कहा गया है, ये सब पूछा है। तो आप ये सब जितने अंडरलाइन में करा रहा हूं, इसको आप याद करते जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इनका कुछ वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स फॉर्म जो है वो क्या करते थे, खुद ही अपना इन्वेंट करते थे। जैसे ब्लेंड वर्ड यूज करते थे, ब्लेंड ये ब्लाइंड के लिए यूज करते थे, केस्ट वर्ड कास्ट के लिए यूज करते थे, वाइल्ड के लिए वाइल्ड यूज करते थे। इस प्रकार से ये इतना कह सकते हैं टफ बना देते थे कि भाई बेन जॉनसन को लास्ट में गुस्सा आ ही गया, उन्होंने कह ही दिया कि स्पेंसर रीड नो लैंग्वेज, स्पेंसर ने कोई भाषा लिखी ही नहीं है। अब हमारे अगले राइटर हैं जो है, सॉरी, अगला इनका जो है स्पेंसरियन स्टैंजा, जिसकी चर्चा हम एक अपने वीडियो में कर चुके हैं कि एक 9 लाइन स्टैंजा की खोज इन्होंने करी। 9 लाइन स्टैंजा, जिसको कहा गया स्पेंसरियन स्टैंजा। He introduced the Spenserian stanza, which ever since has been one of the most important measure in the language, longer than the usual stanza. ध्यान रखिएगा, 9 लाइन स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं, स्पेंसरियन स्टैंजा। इस स्टैंजा की एक खासियत होती है कि इसमें इंटरलॉक्ड राइम होती है, ये ध्यान रखेंगे, इंटरलॉक्ड राइम होती है इसमें, और ये पुराने जो वर्ड्स हैं उनको इसमें लिखा करते थे। इंटरलॉक्ड राइम आप जानते हैं ना, इंटरलॉक्ड राइम हमने आपको पीछे एक वीडियो है वो जाके आप देख लीजिएगा, इंटरलॉक्ड राइम हमने आपको वहाँ पर बताया है। इंटरलॉक्ड राइम क्या होती है यहाँ भी आपको लिख देना। जैसे आपने शेक्सपियर जो है को पढ़ा होगा, उनका ए बी होता है, सी डी होता है, ई एफ होता है ना, ऐसे इनके 9 लाइन में क्या होता है, ए बी फिर बी सी और लास्ट में सी, मतलब ये बी वाला आगे जाएगा फिर सी वाला आगे जाएगा, तो बोलते हैं इंटरलॉक्ड। मतलब आपस में ये क्या है, इंटरलॉक्ड हैं, आपस में क्या है, इंटरलॉक्ड हैं। ध्यान रखिएगा, मैं पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूं, ये ध्यान रखिएगा कि इंटरलॉक्ड राइम क्या होती है। इंटरलॉक्ड राइम आपसे कोई पूछे स्पेंसर की राइमिंग स्कीम, तो स्पेंसर की राइमिंग स्कीम आप बताएंगे ए बी बी सी और सी, तो ये क्या हो गया, 9 लाइन स्टैंजा हो गया, 9 लाइन स्टैंजा हो गया। तो यहाँ पर आकर के हमारे जो है ये स्पेंसर साहब समाप्त होते हैं। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं जॉन डन की। तो जॉन डन की हम चर्चा करते हैं, जॉन डन की चर्चा करते हैं। तो हमने आपको जो 4 वर्चूज वहां बताई थी, तो 2 वर्चूज और रह गए थे, तो उसको नोट कर लीजिए आप। 2 वर्चूज कौन से, एक तो जस्टिस है, जो आपके जस्टिस साहब को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है, और दूसरा कर्टसी है। ये 2 और वर्चूज हैं, 4 वर्चूज और 2 ये वर्चूज, तो टोटल 6 वर्चूज हमारे पास यहाँ पर 6 बुक में मिलते हैं। 6 वर्चूज आप याद कर लेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं जॉन डन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं ये भी हमारे जॉन डन साहब। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, थोड़ा स्लो चलें ताकि आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकें और तैयार भी कर सकें। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, फिर आगे हम जो है कल इसके आगे लेकर के आएंगे। और थोड़ा सा आप लोग कुछ रिप्लाई करना शुरू करें, तब आनंद आएगा और भी पढ़ाने में, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ेगी। अभी आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो थोड़ा सा कुछ पूछते नहीं है ना कुछ बताते हैं, थोड़ा सा अटेंशन जो है उतना नहीं हो पाता। तो आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि टीचर आपको कितना अच्छे से पढ़ाए। चलिए, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट। कल आप लोगों से मिलते हैं फिर इसी टाइम, तब तक आप कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।